डैड, देखे कौन आया है। शाम से इंतजार करते विजदान को अब ये वक्त आया था कि रात के 8 बजे वहाब साहब की गाड़ी की आवाज सुनता हुआ वो खुशी से भागकर पोज तक आया था। कौन आया है भाई? गाड़ी से उतरते वहाब साहब ने घुटनों के बल बैठते विजदान के फूले गाल खींचते हुए पूछा था। उन्होंने मुझे मना किया है। वहाब साहब के पूछने पर लहजे में शरारत समाये वो मुस्कुराया था, जिस पर वहाब साहब उसे देखते मुस्कुराए थे। चलें अंदर चलें डैड, वहाब साहब का हाथ पकड़कर विजदान ने उन्हें खींचते हुए कहा था। 1 मिनट, आ जाओ आयमा। विजदान के खींचने पर साथ आई आयमा को वहाब साहब ने गाड़ी से उतरने का कहा था, जिस पर वो अस्बात में गर्दन हिलाती गाड़ी से उतरी थी। भाई, आपने तो सरप्राइज ही खराब कर दिया। आप क्यों आए? काफी दिन की नाराजगी भुलाए शावेज वहाब साहब और विजदान के पास वापस लौटा था और अब वहाब का इंतजार करता वो खुद ही बाहर आ गया था, पर सामने वहाब के साथ खड़ी सुर्ख जोड़े में मुस्कुराती हुई आयमा को देखकर साकित हुआ था। भाई आप क्यों आए बाहर? वहाब साहब से हाथ छुड़वाकर शावेज के पास आते विजदान ने खामोशी से खड़े शावेज को बुलाया था, जिस पर शावेज ने नर्म सुर्ख आंखों से विजदान को देखा था। शावेज, आयमा को पीछे छोड़ते वहाब साहब शावेज से मिलने के लिए आगे बढ़े थे, पर वहाब साहब को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख शावेज ने 2 कदम पीछे लिए थे। वजी, मैं तुमसे मिलने आया था, मिल लिया, अब मैं चलता हूँ। थोड़ा सा झुकते हुए शावेज ने विजदान को प्यार करते हुए कहा था। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, अब बस बहुत हो गया। मैं कुछ कहता नहीं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। शावेज, तुम अपनी मनमर्जी करो। शावेज के जाने की बात पर वहाब साहब ने सख्त लहजे में कहा था, जिस पर वो तनफ्फर से मुस्कुराया था। चलता हूँ, तुमने सुना नहीं? बगैर वहाब साहब को कोई जवाब दिए शावेज ने जाने की राह देखी थी, जिस पर एक ही जिस्म में वहाब साहब ने पास से गुजरते शावेज का हाथ का बाजू पकड़ते सख्ती से कहा था। आप ये हक खो चुके हैं डैड। वहाब साहब की गिरफ्त से हाथ छुड़वाते शावेज ने बदतमीजी से कहा था। मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझे तुम? पहले थे आप मेरे बाप, अब तो आप इन मोहतरमा के कुछ लगते होंगे जिन्होंने फंसाया है। शावेज की बदतमीजी पर वहाब साहब ने जब्त से कहा था, जिस पर वो सुर्ख रंग आंखों से सामने खड़ी आयमा को देखते हुए गोया हुआ था। तमीज से बात करो शावेज। आयमा के लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल करता शावेज वहाब साहब के गुस्से को हवा दे गया था। तमीज से? चलें ठीक है डैड, कर लेता हूँ। मुझे बताएं ये लेडी हमारे घर में क्या कर रही हैं और ये आपके साथ क्यों आई हैं? इन्हें नहीं पता ऐसे रात के वक्त किसी के घर नहीं जाते? वहाब साहब के कहने पर वो तमस्खर से मुस्कुराता वो आयमा की तरफ बढ़ता हुआ बोला था। वो किसी के घर नहीं, अपने घर आई है, ये भी इस घर का हिस्सा है। अब शावेज के लहजे में आयमा के लिए नफरत महसूस करते वहाब साहब ने उसे बताया था। इनका घर? ये घर तो आपका, मामा का, हमारा है डैड। ये कहाँ से आ गई? वहाब साहब का आयमा को घर का हिस्सा कहना शावेज को किसी तौर बर्दाश्त न हुआ था, जिस पर वो खत्ते से उखड़ता धाड़ा था। शावेज की धाड़ पर विजदान ने रोना शुरू किया था। आराम से बात करो, भूल गए हो बाप से बात करने की तमीज? शावेज के चिल्लाने पर रोते हुए विजदान को अपने पास करते वहाब साहब ने शावेज को टोका था। बाप भूल गया अपनी औलाद को इस औरत के लिए, तो औलाद क्यों याद रखे बाप को? वहाब साहब की बात पर वो उनकी आंखों में देखता बदलिहाजी से कहता वहाब समेत आयमा को भी हैरान कर गया था। ये मत भूलो कि ये औरत अब तुम्हारी माँ है शावेज। शावेज की बातों से अपनी बेइज्जती महसूस करती आयमा ने नम आंखों से वहाब को देखा था, जिस पर वहाब साहब ने शावेज को देखते उसे नर्म लहजे में समझाने की कोशिश की थी। ये औरत आपकी बीवी तो हो सकती है, पर हमारी माँ नहीं हो सकती। मर गई हमारी माँ, हमें आपके हवाले करके चली गई, छोड़कर हमें आप जैसे झूठे शख्स को हमारी जिम्मेदारी सौंपकर, जिन्हें ना अपने किए वादे और ना ही अपनी दी हुई जुबान का जरा भी पास है। वहाब साहब का आयमा को अपनी बीवी कहना तो उसे फिर भी किसी तरह बर्दाश्त हो जाता, पर उसे माँ कहना शावेज की तकलीफ में इजाफा कर गया था। तभी वो गाड़ी में जोरदार मुक्का मारता अपना हाथ जख्मी कर गया था। आज से समझ लें, मेरी माँ की तरह मैं भी मर गया। खुद पर जब्त करते शावेज ने लंबा सांस भरकर कहा था, जिस पर वहाब साहब को लगा जैसे वो अपना सब कुछ हार गए थे। शावेज, ऐसी बातें कहाँ से सीख रहे हो तुम? विजदान को छोड़ते वहाब साहब ने भागकर शावेज के पास आते उसका जख्मी हुआ हाथ थामा था। क्यों कर रहे हो शावेज? शावेज की आंखों से बहते आंसुओं ने वहाब साहब को कमजोर किया था। आपने क्यों किया डैड? आप जानते भी हैं इस औरत के बारे में। वहाब साहब को अपने लिए फिक्रमंद होते देख शावेज ने एक नफरत अमेज निगाह आयमा पर डालते कहा था, जिस पर आयमा का रंग उड़ा था। आयमा बहुत अच्छी है शावेज, मैंने तुम्हारे लिए ही इससे शादी की है। तुम्हें माँ की जरूरत थी, आयमा बहुत अच्छी माँ बनेगी। शावेज की बात का मतलब ना समझते वहाब साहब ने खून बहते हाथ पर अपने हाथ का दबाव डालते खून को रोकने की कोशिश की थी। आयमा,
जाओ कुछ लेकर आओ, बहुत खून निकल रहा है। नहीं, नहीं चाहिए मुझे इस औरत की मदद। शावेज की हाथ से खून निकलता हुआ किसी तौर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिस पर परेशान होते वहाब साहब ने आयमा की तरफ मुड़ते उसे फर्स्ट एड बॉक्स लाने का कहा था। जब से खामोश तमाशाई बनी आयमा वहाब साहब के कहने पर लेने जाने के लिए भड़ी थी, पर शावेज के मना करने पर रुक गई थी। शावी, जाओ तुम कुछ लेकर आओ, जाओ तुम कुछ लेकर आओ। आयमा को रुके देख वहाब साहब उस पर चिल्लाए थे, भाई, शावी भाई, दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा अब दर्द, खत्म है वजी। तकलीफ में मुब्तला शावेज की टांगों से लिपटे वजदान ने रोते हुए पूछा था, जिस पर शावेज ने वहाब साहब के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते फर्श पर बैठते वजदान से गोया हुआ था। मैं फिर मिलूंगा तुमसे। वजदान की पेशानी पर प्यार करता शावेज जाने के लिए खड़ा हुआ था, जिस पर वहाब साहब उसके रास्ते में हायल हुए थे। हट जाएं। नहीं, कहाँ जाओगे इस वक्त? वहाब साहब को हटने का कहते शावेज ने अपने लब भींच लिए थे, पर वहाब साहब भी उसके बाप थे, अपनी जगह से एक इंच ना हिलते शावेज को रोकने पर जोर दे गए थे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ रुकूं, तो इस औरत को अभी और इसी वक्त इस घर से निकालें। मैं इस औरत के साथ एक छत तले नहीं रह सकता। वहाब साहब को हटते नहीं देख शावेज ने आयमा को घर से निकालने का कहा था, जिस पर वहाब साहब ने अपने जिद्दी हठधर्म बेटे को देखते उसके रास्ते में हायल हाथ नीचे कर गए थे, जिस पर शावेज तकलीफ ज़दा सा मुस्कुराया था। चलो वजी, तुम भी मेरे साथ चलो। वहाब साहब का इशारा समझते शावेज ने वजदान का हाथ पकड़ा था। वजदान नहीं जाएगा, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। शावेज के हाथ से वजदान का हाथ छुड़वाने की कोशिश करते वहाब साहब ने साफ लफ्जों में शावेज को जाने की इजाजत दी थी। मेरा भाई इस गंदी घटिया औरत के साथ हरगिज। वहाब साहब के हाथ से वजदान को अपनी तरफ खींचते शावेज ने अंदर से आती आयमा को देखते हुए कहा था, जिसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी और वहाब साहब का बेसाख्ता उठा हाथ उसके गाल पर निशान छोड़ गया था। तुमने मुझे मजबूर किया शावी। अपने जवान बेटे पर हाथ उठाने पर वहाब साहब खुद शर्मिंदा हुए थे, जबकि उसके बरक्स शावेज हैरत और बेयकीनी की मूरत बना वहाब साहब को देख रहा था। हा हा हा, डैड, क्या मोहब्बत है आपकी, वो भी इस उम्र में। आपको ये याद कि आप एक जवान बेटे के बाप हैं? गुस्से और सदमे की हालत में कहका लगाता शावेज वहाब साहब को देखता गोया हुआ था, जिस पर वजदान अपने भाई को रोती आंखों से और साथ हंसते देख खौफ आया, जिस पर वजदान अपने भाई को आंखों से रोते और साथ हंसते देखकर खौफ आया था। देखें मोहतरमा, आपकी मोहब्बत सर चढ़ गई है मेरे बाप के। सुर्ख आंखों से बहते आंसुओं के दरमियान हंसता हुआ शावेज तालियां बजाते हुए आयमा से बोला था, जिस पर आयमा ने उसे अजीब सी नजरों से देखते वहाब साहब को देखा था, जो अपने बेटे की हालत पर खुद हैरान थे। पहले मैं कह रहा था मैं मर गया आपके लिए। अपने सीने पर हाथ रखते शावेज ने वहाब साहब की आंखों में देखते हुए कहा था, पर अब मैं ये कहूंगा कि आप मिस्टर वहाब हाशमी मर गए मेरे लिए, जैसे मेरी माँ मरी थी, बिल्कुल वैसे ही। वो इस जहां से जाने के लिए हमें तन्हा कर गईं और आप इस जहां में ऐशो आराम करने की खातिर मर गए। आसमान की तरफ उंगली उठाता वो टूटे फूटे लहजे में कहता वहाब साहब को गहरी खाई में गिरा गया था। आई हेट यू मिस्टर वहाब हाशमी। ये याद रखिएगा, एक दिन अपने भाई को ले जाऊंगा, ज्यादा अरसा इस औरत के साथ गुजारने नहीं दूंगा मैं अपने भाई को। और एक बात याद रखिएगा, मैं मरकर भी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। और रही बात मरने के बाद की, तो मैं आपको अपना चेहरा देखने तक की इजाजत नहीं देने वाला। जीते जी तो आपको मेरे नाम का पता चल भी गया तो क्या, मरने के बाद अपनी मौत का ऐलान तक आपके कानों तक पहुंचने नहीं दूंगा मिस्टर वहाब हाशमी। सो एंजॉय योर न्यूली मैरिड लाइफ मिस्टर एंड मिसेस हाशमी। दुआ है आप दोनों को कभी खुश ना रहे। एक खला आप दोनों के दरमियान सदा आबाद रहे। हाथ और दिल में होती तकलीफ बर्दाश्त ना कर पाते शावेज ने खामोशी से खड़े वहाब साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा था, और बगैर कुछ कहे और सुने वो अपने रोते बिलखते भाई और सदमे में खड़े भाई को छोड़ता कभी ना वापस लौटने की कसम खाता निकल गया था। साथ ही वहाब साहब को मलाल के गहरे कुएं में उतार गया था, जबकि आयमा उसे हैरत से जाते देख रही थी, जो था तो कम उम्र मगर उसके जहन को पल भर में माफ कर गया था। वहाब, शावेज के जाते ही वहाब साहब जो खुद को संभाले हुए थे, घुटनों के पल गिरे थे। वहाब संभाले खुद को, रोते हुए विजदान को अपने अंदर समोते वहाब साहब टूट कर रोए थे। शावेज का कहा हर लफ्ज निश्तर की तरह उनके आर पार हो रहा था, जिससे वो अंदर और बाहर दोनों से टूट गए थे। डैड, भाई क्यों चले गए? वो तो रहने के लिए आए थे। मैंने क्या मिस कर दिया या शावी क्या कहना चाह रहा था?
वहाब साहब के गले लगे वजदान ने शावेज की यहाँ रहने की बात बताई थी, जिस पर वहाब साहब ने एक खामोश नजर आइमा पर डाली थी और एक लंबा सांस खारिज करते वो आंखें बंद कर गए थे। वहाब, अंदर चलें। वहाब साहब को काफी देर से एक ही जगह बैठे देखकर आइमा ने उसे अंदर चलने का कहा था। मैं शावेज को खो चुका, विजदान तुम्हें खोने का हौसला नहीं रखता। आइमा के पुकारने पर हवास में लौटते वहाब साहब ने अपनी गोद में रोते रोते थक कर सोए वजदान को देखा था और दिल में अहद करते वो वजदान को गोद में उठाते बगैर आइमा से कोई भी बात कहे अपने आप से जंग लड़ते वो अंदर की सिमत पड़े थे। सोचता हूँ किस कदर तारीख है अब मेरा बाकी जमाना फारहा। बहस क्या करना, भला हालात से हारना है, हार जाना फारहा। ये जो सब कुछ है ये शायद कुछ नहीं, रोग जी को क्या लगाना फारहा। हेलो, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? चाय लेकर आऊं आपके लिए? बाहर से आता वो फोन पर मसरूफ था। जब वो पास आती मुस्कुराकर पूछती, उसके लबों पर भी मुस्कुराहट बिखेर गई थी। मैं ठीक हूँ शावी, आप कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? मुस्कुराकर बात करता वो स्लाइडिंग विंडो से नजर आते वर्कर्स को देखकर गोया हुआ था। बिल्कुल ठीक, तुम्हारी भाभी भी ठीक हैं। विजदान के पूछने पर मुस्कुराती एमन उसके लिए चाय लेकर आई थी। और लिटिल चैम्प? वो भी ठीक है। एक नजर बेबी कॉट में सोते अरहम पर डालते शावेज ने मुस्कुरा कर कहा था, शावी एक बार डैड से मिल लो, अब बहुत हो गया है। शावेज का खुशगवार मूड देख विजदान ने धीमे लहजे में कहा था, जिस पर मुस्कुराकर बात करते शावेज की बोलती बंद हुई थी। शावी? शावी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो विजदान ने उसे पुकारा था, जिस पर वो फकत हंकार भरता विजदान को ये बता गया था कि उसे ये बात नागवार गुजरी थी, जिस पर विजदान खामोश होता अपने लब दबा गया था। कौन है? वजदान शावेज को मुस्कुरा कर बात करते देख एमन ने पूछा था, जिस पर वो वजह कहने से खुद को बाज रखता वजदान कहता मुस्कुराया था। जब से उसने आइमा बेगम के मुंह से वजह सुना था, जब से शावेज उसे वजदान कहने लगा था, पर यह भी था कि उसे अभी तक उसे वजदान कहने की आदत पक्की ना हुई थी। मुझे दे, मैं बात करती हूँ। हेलो वजदान, कैसे हो? शावेज के हाथ से फोन लेते एमन ने खुश इखलाकी से उससे हाल पूछा था, जिस पर वो एमन की आवाज सुनकर मुस्कुराया था। मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? और मामू मामी सब कैसे हैं? एमन को खुश इखलाकी से जवाब देते वजदान ने इखलाकियात निभाते हुए सब घर वालों का हाल चाल पूछा था। सब ठीक। वजदान, आज तुम्हारे भतीजे ने पहली बार बोला है, और पता है उसने क्या कहा? क्या भाभी? वजदान के हाल पूछने पर खुश होती एमन ने मुख्तसर सा जवाब देते अपनी बात शुरू की थी, जिस पर वजदान ने बेचैनी से पूछा था, दादो? एमन सिर्फ उसकी भाभी ही नहीं, मामूजात कजन भी थी। 15 साल की उम्र में जब शावेज अपने एक इकलौते मामू फवाद चौधरी के घर गया था, 15 साल उनके साथ रहते अपनी तालीम मुकम्मल करते शावेज पाकिस्तान एजेंट एजेंसी में अप्लाई किया था। अपनी काबिलियत और दिन रात एक करती मेहनत ने उसे कामयाब किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ शावेज ने एमन से पसंदीदगी का इजहार करते थोड़ा झिझकते हुए शादी का पैगाम दिया था, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने अपनी बहन की एमन की पैदाइश के पर की गई बात याद करते बहन की दरीना ख्वाहिश और भांजे की पसंद का मान रखते बगैर किसी एतराज के हाँ की थी और खुशी खुशी एमन को शावेज के साथ रुखसत किया था। हर गुजरते पल और दिन के साथ शावेज ने अपने बाप और भाई को याद किया था। शादी के दिन सेहरा बांधता शावेज अकेले कमरे में खुद को बंद करके जितना टूटा था रोया था। जब दिल का बोझ कुछ कम हुआ तो मुस्कुराता हुआ बारात लेकर एमन के घर के दरवाजे पर पहुंचा था और शादी के 1 साल गुजरने पर ही अल्लाह ने उसे अपनी नेमत से नवाजा था, जिसका नाम शावेज ने विजदान की पसंद पर रखा था, अरहम हाशमी। आज अरहम साल का होने वाला था और उसने अपने मुंह से पहला हर्फ दादो कहा था, जिसकी खुशी में खुश होती एमन ने ये बात सबसे पहले विजदान को बताई थी, जिसे सुनकर शावेज भी हैरत अंगेज होता हुआ उसे देख रहा था। सच में भाभी? एमन की बात पर बेयकीनी से पूछता विजदान उछला था। तभी कैबिनेट में आते वहाब साहब हैरान हुए थे। डैड, मैं फिर बात करता हूँ आपसे। वहाब साहब को देखकर खुद को समझाता एमन को फिर बात करने का कहता फोन बंद कर गया था। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? विजदान के लबों पर सजी मुस्कुराहट वहाब साहब को बेचैन कर रही थी। बहुत बड़ी बात है डैड। क्या? वहाब साहब से नजर चुराते विजदान ने मुख्तसर कहा था, जिस पर उन्हें जानने का तजस्सुस हुआ था। नहीं बता सकता डैड, शावी ने मना किया है। वहाब साहब के पूछने पर विजदान ने नजर झुकाते आहिस्ता आवाज में कहा था, जिस पर वहाब साहब बात समझते गोया हुए थे।
जिस पर विजदान ने फकत गर्दन हिलाई थी। एक तरफ कहते हो उससे मिल लूं, दूसरी तरफ तुम मुझसे बातें छुपाते हो। न जाने क्यों आज वहाब साहब को शावेज के बारे में जानने के लिए बेचैनी हुई थी। डैड, ये वो बात है जो आप जब इनसे मिलेंगे तो पता चल जाएगा। तो तुम नहीं बताओगे? शावेज ने सख्ती से मना करने और अपनी कसम देने की वजह से विजदान ने उन्हें बताने से मना किया था, जिस पर वहाब साहब थोड़ा सख्त लहजा अपनाते हुए गोया हुए थे। ठीक है, मैं अब शावेज से मिलने का इरादा तर्क करता हूँ। विजदान को ना बताते देख वहाब साहब ने विजदान के कहने पर जो शावेज से मिलने का इरादा किया था, अब वो विजदान को देखते गोया हुए थे, जिस पर विजदान ने हैरत से वहाब साहब को देखा था। डैड, सच में? बेयकीनी से वहाब साहब को देखता सुनकर विजदान उनकी तरफ बढ़ते पूछ रहा था। अब इन सब का फायदा नहीं वजी। विजदान को अपनी तरफ आते देख वहाब साहब रिवॉल्विंग चेयर पर जा बैठे थे। डैड, अगर मैं आपको बता दूं तो आप पहले वादा करें, नाराज नहीं होंगे और शावेज को भी नहीं बताएंगे। वहाब साहब के सामने बैठते विजदान ने उनसे वादा लेना चाहा था, जिस पर वहाब साहब ने आईब्रो उचकाई थी। ठीक है, फिर मैं नहीं बताता। वहाब साहब के कोई जवाब ना देने पर विजदान इजी होता मुस्कुराया था। ये सोच ही उसे खुश कर रही थी कि लाख बाप बेटे में सख्त जंग सही, पर पोता अपने दादे की साइड पर था। ठीक है, बताओ। विजदान की मुस्कुराहट में शामिल खुशी देख वहाब साहब ने टेबल पर झुकते हुए कहा था। डैड, अरहम ने आज पहला लफ्ज बोला है और पता है उसने क्या कहा? उसने दादो कहा। वहाब साहब की एक हूं पर खुश होता विजदान अपनी ही धुन में बताता वहाब साहब को हैरान कर गया था, जो ना तो अरहम को जानते थे ना ही किसी दादो को। कौन अरहम, कौन दादो? विजदान के हाथ पर हाथ रखते वहाब साहब ने उसे देखते हैरानगी से पूछा था। वो आपका पोता। तुमने छुपकर शादी कर रखी थी? वहाब साहब के पूछने पर विजदान ने डरते हुए आहिस्ता से कहा था, जिस पर वहाब साहब हैरानगी से उसे देखते अपनी जगह से खड़े होते बरहम हुए थे। नहीं डैड, तो फिर? वहाब साहब के तेज लहजे पर विजदान ने उन्हें पुरसुकून रहने का इशारा करते कैबिनेट लॉक किया था। शावेज भाई का बेटा अरहम, आपका पोता अरहम। डोर अच्छे से लॉक करता विजदान वहाब साहब के मुकाबिल आता बोला था, जिस पर विजदान के मुंह से इतना बड़ा इंकिशाफ सुनकर हैरान तो हुए ही थे और उनकी आंखें भी नम हुई थी। शावेज इतना संगदिल हो गया है कि अपने बाप को अपनी शादी पर तो दूर मेरे पोते का भी नहीं बताया। नम आंखों से सोचते वहाब साहब ढह गए थे। आज सच में उसने मुझे मार दिया। तुम्हारे बेटे ने अपने बाप को मार दिया सदफ। इतनी बड़ी खुशी की बात उन्हें आज पता चली थी, जिस पर वो अपनी आंखें बंद करते अपनी मरहुमा बीवी सदफ से हम कलाम हुए थे और एक आंसू टूटकर उनकी आंख से निकला था। डैड, विजदान, उसे मुझसे इतनी नफरत है कि उसने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया मेरे पोते की पैदाइश का। नम आंखों से विजदान को देखते वहाब साहब ने शिकवा किया था। डैड, भाई नाराज थे ना? वहाब साहब के लहजे में दुख को महसूस करते विजदान ने उनके पास आते उन्हें समझाना चाहा था। नाराज? इसे नाराजगी कहते हैं? नहीं, वो अपनी जुबान का पक्का निकला। विजदान, उसने कहा था मैं मर गया उसके लिए और वो मेरे लिए। मैंने उसे नहीं मारा पर उसने मुझे जीते जी मार दिया। मैं समझ रहा था कुछ वक्ती नाराजगी है, खत्म हो जाएगी, पर इस वक्ती नाराजगी ने हमारा रिश्ता खा लिया। शावेज के कह लफ्ज याद करते वहाब साहब आज फिर उसी दोहरी अजियत का शिकार हुए थे जिस अजियत में वो पिछले कई साल से मुब्तला थे। जिन जख्मों पर वो हर रोज सब ठीक हो जाने का मरहम रखते थे, वो जख्म तो हरे ही थे ना, जो ना कभी भरे थे ना ही शायद कभी भरते। डैड, अब बस सब भूल जाएं, मिलने भाई से। वहाब साहब की नम आंखें साफ करते विजदान ने उनका दुख खुद पर महसूस करते हुए कहा था। तुमने उससे कहा वो मिल ले मुझसे? तो क्या कहा उसने? विजदान के हाथ पकड़ते वहाब साहब ने लहजे में आस लिए पूछा था, जिस पर विजदान सोच में पड़ा था। शावी, एक बार डैड से मिल लो। काम की बात करो विजदान, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। जर्मनी आए इन्हें 1 हफ्ता हो गया था। साथ रहते हुए लैपटॉप में मसरूफ शावेज को देखते विजदान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा था, जिस पर वो बेतासीर लहजे में जवाब देता गोया हुआ था। अब खत्म कर दो शावी ये नाराजगी। शावेज की गोद में रखा लैपटॉप बंद करते विजदान ने शावेज की आंखों में देखते हुए कहा था, जिस पर शावेज ने विजदान को संजीदगी से देखा था। वो इस औरत को मुझ पर तरजीह दे गए थे जब ही मैंने फैसला कर लिया था। विजदान, मैं मुड़कर कभी भी इन्हें नहीं देखूंगा। विजदान की आंखों में देखते शावेज ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा था। फिर मुझे क्यों नहीं छोड़ा? मैं तो उसी का नाम कहता हूँ। शावेज को तकलीफ में देख जहन में गर्दिश करता सवाल आखिर वो अपनी जुबान पर लाया था,
जिस पर शावेज चुप हुआ था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता था उस दिन अपने साथ? नहीं, ऐसा नहीं था। उस दिन तुम्हें रोता देख मैंने इस बात का अंदाजा लगा लिया था, भले मुझे ना सही, पर तुम्हें माँ की जरूरत थी। तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा में, इसलिए तुम्हें उस औरत के पास छोड़ा। वो भले खुशी से ना सही, पर मुझे पता था वहाब हाशमी की खुशी के लिए तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर गया और ना ही कभी ले जाने की कोशिश की। विजदान पर उसका हरगिज ये मतलब नहीं हुआ कि मुझे उस औरत और वहाब हाशमी से मोहब्बत थी। वो औरत आज भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं उसकी असलियत से वाकिफ हूँ। वो असलियत जो मैंने उस दिन डैड को भी बतानी चाहिए थी, पर उन पर तो उस औरत की मोहब्बत सवार थी। विजदान के चेहरे को देखते शावेज ने आंखों में नमी दूर धकेलते हुए उससे कहा था, जिस पर विजदान अपने जान लुटाने वाले भाई को देख रहा था, जो एक औरत को नापसंद करने के बावजूद अपने भाई के लिए उसे सही फैसला समझ गया था, जिसे अपने से ज्यादा अपने भाई के मुस्तकबिल की फिक्र थी। पर यह सच है, मुझे आज भी वो शफकत का हाथ याद आता है जो हमेशा मेरे सर पर होता है, जो मुझे हर मुश्किल राह से गुजरते वक्त शिद्दत से याद आता। और मैं रोया भी और आज भी उनके बारे में बात करके रो रहा हूँ। वो मुझे कमजोर करते हैं, इसलिए वो मेरे हक में बेहतर नहीं है। वहाब साहब का ख्याल आते ही शावेज की आंखों में नमी उभरी थी। और ये कमजोरी नहीं है शावेज, मोहब्बत है जो तुम्हारे दिल में है डैड के लिए, पर तुम इस मोहब्बत को अपने गुस्से तले दबाए हुए हो। शावेज की नम आंखों को देखकर विजदान ने मुस्कुराकर कहा था। इस बात का अंदाजा इसे हो गया था कि अभी भी दिल में मोहब्बत और रिश्ते की चमक बाकी थी। क्या हुआ? वो मिलेंगे आपसे डैड। विजदान को सोच में डूबे देख वहाब साहब ने उसे पुकारा था, जिस पर वो हवास में लौटता मुस्कुराकर गोया हुआ था। उफक बेटा चलो। गुड़िया, आज उफक की छुट्टियां खत्म हुई थी और सोहराब साहब को इसकी पढ़ाई ने सताया था। तभी वो सुबह जल्दी उठते ही तैयार हो गए थे और अब पिछले आधे घंटे से उफक के आने का इंतजार कर रहे थे, जो वापस हॉस्टल में नहीं जाना चाहती थी। पापा मैं नहीं आ रही। शॉकिंग पिंक कलर के कैप्री पर हम रंग शर्ट के साथ ब्लू कलर का अपर पहने वो सीढ़ियों पर खड़ी ग्रिल पकड़कर आधी झुकती बोली थी, पर नीचे आने की गलती नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी अगर वो नीचे गई तो सोहराब साहब उसे जबरदस्ती हॉस्टल छोड़ आएंगे। गिर जाएंगी गुड़िया। उफक को ग्रिल पर झुके हुए देख सोहराब साहब परेशान हुए थे। पापा मुझे नहीं जाना हॉस्टल, मैं यहीं से कॉलेज चली जाया करूंगी ना। सोहराब साहब के कहने पर वो पीछे होती बच्चों की तरह बोली थी, जिस पर उसके पीछे खड़ी मशल मुस्कुराई थी। पापा पहले भाभी भी थी, इसलिए आपने मुझे हॉस्टल भेजा था, पर अब तो घर में मशल भाभी और आपकी जुबान में औरत है। पापा पहले भाभी नहीं थी, इसलिए आपने मुझे हॉस्टल भेजा था, पर अब तो घर में मशल भाभी और आपकी जुबान में औरत है, तो फिर मैं हॉस्टल क्यों जाऊं? सोहराब साहब को खामोशी से बार बार अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए पाकर उफक ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा था, जिस पर सोहराब साहब के पीछे खड़े आसिम ने उसे थम्स अप का इशारा किया था, जो इसके इस ड्रामे में इसके साथ था। बेटा 2 साल का एग्रीमेंट किया था हमने उनके साथ। उफक की बातों से मुत्तफिक होते सोहराब साहब ने नर्म लहजे में कहा था। मसला क्या है हॉस्टल में? वहां आपको कितना प्यारा कमरा दिया हुआ है गुड़िया। आदिल ने उफक की इनकार की वजह जानना चाही थी। वो मुझे दोस्तों के साथ जाने नहीं देते, फिल्म देखने नहीं देते, और वो मुझे आइसक्रीम भी खाने के लिए जाने नहीं देते। मुझे नहीं जाना। आदिल के पूछने पर वो बच्चों की तरह पैर पटकती हुई बोली थी, जिस पर आसिम मुस्कुराया था। वो मुझे लगा कोई सीरियस मसला होगा। उफक की शिकायत पर आदिल मुस्कुराकर कहता आतिफ को देखकर गोया हुआ था, जिस पर वो मुस्कुराकर अपनी ड्रामेबाज बहन को देखने लगा। उफो क्या यार, चली जाओ। मुझे तो कभी हॉस्टल नहीं भेजा पापा ने, वरना मैं तो नाचता हुआ जाता। क्या है भाई? उफक को अपनी बात नाम बनते हुए देख वहाज ने बीच में आते अपनी दिल की ख्वाहिश का बताते अफसुर्दगी से कहा था, जिस पर आदिल ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर चित लगाई थी। वहाज को बचपन से ही हॉस्टल में दोस्तों के साथ रहने और कंबाइंड स्टडी का शौक था, जो सोहराब साहब ने पूरा नहीं होने दिया था। वो तो उफक को भी कभी हॉस्टल ना भेजते अगर एक बच्ची की 100 मसाइल सोचते। सोहराब साहब ने उसे लड़कियों के बीच में छोड़ने का फैसला किया था, मगर वो कभी भी उफक से 10 बरदार नहीं हुए थे। उफक के हॉस्टल में रहने के बावजूद सोहराब साहब को उसके जागने, सोने, उठने बैठने की खबर दी जाती थी, और उनकी खास खबरी थी हॉस्टल की वार्डन जमीला खाला, जो उफक को सोहराब साहब के कहने की वजह से ही कहीं नहीं जाने देती थी। उफक गुड़िया आप अभी चली जाएं, फिर मैं हॉस्टल वालों से बात करके आपको वापस ले आऊंगा।
सोहराब साहब के कंधे पर हाथ रखते आदिल ने उन्हें आंखों में इशारा करते हुए कहा था। इस बात का इन्हें अच्छे से अंदाजा था कि छुट्टियां खत्म होते ही उफक ने हॉस्टल जाने से मना ही करना है, पर वो इस बात जबकि जब सोचने का कहते भूल गए थे। और अब उफक की जिद पर आदिल ने उसे बातों में लेने की कोशिश की थी। आदिल भाई, आप वादा करें, आप सच में मुझे वापस घर लेकर आएंगे। आदिल की बात पर उफक को अपनी बात माने जाने की थोड़ी सी रमक लगी थी, जिस पर वो मुस्कुराकर पूछती आदिल को देख रही थी। हाँ हाँ, सच में वादा, मैं अपनी बहन को वापस ले आऊंगा। एक नजर सोहराब साहब को देखते आदिल ने डरते हुए वादा किया था कि कहीं सोहराब साहब के हाथ के नीचे खड़े होने का इसे पता ही न चल जाए। तभी वो जल्दी से कहता आगे बढ़ा था, जिस पर जब से खामोश खड़े सोहराब साहब मुस्कुराए थे, पर इस वक्त अपनी मुस्कुराहट छुपाते सोहराब साहब इनकी जानिब से रुख मोड़ गए थे। गुड़िया, बच्चा आ जाओ, हमें ऑफिस भी जाना है ना। गुड़िया को प्यार से पुकारते आतिफ ने ऑफिस को होती देर की वजह से उसे जल्दी आने का कहा था, जिस पर वो उदास सी शक्ल बनाती फकत गर्दन हिला गई थी। भाभी, आप मुझे बुला लेना। कैसे बुलाऊंगी मैं, मशल के गले लगती उफक ने नम लहजे में कहा था, जिस पर मशल ने सोचते हुए कहा था, आप तबीयत का बहाना करके मुझे बुला लेना। मशल के सोचने पर वो खुद ही उसे बहाना बताती मशल को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। अपना बहुत ख्याल रखना, मैं मिलने आऊंगी। उफक की मासूम सी शक्ल देखकर मशल की भी आंखें नम हुई थी। आदिल भाई, मैं आपके कहने पर जा रही हूँ कि आप मुझे वापस लेकर आएंगे। मैंने अपनी बहन से वादा किया है जो पूरा करूंगा। मरे मरे कदमों से सीढ़ियां उतरती उफक सामने खड़े आदिल के गले लगती उदासी से बोली थी, जिस पर आदिल ने अपनी छोटी सी बहन के सर पर प्यार करते उसे जल्दी वापस ले आने का पक्का वादा किया था। मुझे बहुत याद आएगी उफो, फिर पापा को मना ले वहाज भाई, जल्दी। उफो को गले लगाते वहाज की आंखें नम हुई थी। तभी वो इसे प्यार करता बोला था, जिस पर वो आस भरी नजरों से उसे देखती बोली थी, जिस पर वो उसे आंखों में इशारा करते गोया हुआ था। भाई, सारा प्लान फेल हो गया। कोई बात नहीं, आदिल ने क्या कहा है, बस वो याद रखें और यकीन रखें, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे और आप वापस आ जाएंगी। आतिफ और आसिम से मिलती उफक ने उन्हें देखते हुए कहा था, जिस पर उसकी आंखों में पानी फिसल कर निकलता उसके गाल भिगो गया था और उफक का ये एक आंसू उसके भाइयों को जिद दिला गया था। पापा, मैं बात कर लेता हूँ। क्या जरूरत है बच्ची, जब जाना ही नहीं चाहती तो। उफक का चेहरा साफ करते आसिम ने हिम्मती लहजे में कहता सोहराब साहब को हैरान कर गया था। अगर ये मुमकिन होता तो क्या मैं नहीं कर सकता था। नेक्स्ट वीक से पेपर स्टार्ट हैं उफक के, इस ही लिए भेज रहा हूँ, वरना ना भेजता। तो तुम तैयारी करो। तो हम तैयारी करवा देंगे पापा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उफक के एग्जाम्स की। आसिम की बात पर सोहराब साहब सख्त लहजे में गोया हुए थे, जिस पर आगे आते आतिफ ने खुद उसे पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी ले ली थी। इस बारे में फिर बात करूंगा, आज मेरी हॉस्टल इंचार्ज से इस ही मामले में मुलाकात है। चलें उफक बेटा। आतिफ की बात पर सर हिलाते सोहराब साहब ने उसे बताते उफक को चलने का कहते अपने गले लगा गए थे। आतिफ। सोहराब साहब की नम आंखें देखती मशल ने आतिफ के पास आते उसे आहिस्ता से पुकारा था। आप ज्यादा परेशान नहीं हो, मैंने पापा से बात करते सुना है कि वो उफक को वहां छोड़ने नहीं जा रहे। कुछ पेपर्स वगैरह हैं जो साइन करवाने हैं, जिसकी वजह से वो इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आतिफ को उफक के लिए परेशान होते देख मशल ने उसे सोहराब साहब की कुछ देर पहले हॉस्टल के इंचार्ज से हुई बात बताती उसे परेशान न होने का कह रही थी, जिस पर आतिफ ने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई थी। खुदा हाफिज, सब अपना ख्याल रखिएगा। सोहराब साहब के कंधे पर सर रखे वो उदासी से मुस्कुराती सबको अपना ख्याल रखने का कहती सोहराब साहब के साथ जाने के लिए मुड़ी थी। शावेज, क्या हुआ, अरहम सो गया। अरहम को सुलाकर आती एमन ने खामोशी से आसमान को देखते शावेज के पीछे आते उसके कंधे पर हाथ रखते पुकारा था, जिस पर वो उसकी तरफ देखा लहजे में मोहब्बत समोए गोया हुआ था। ये तो मुझे आपसे पूछना है, क्या हुआ है। शावेज का अरहम के बारे में पूछने पर वो गर्दन हिलाकर कहती फिक्र से गोया हुई थी। जब से उसे ये पता चला था कि अरहम ने आज पहला लफ्ज कहा था, और वो लफ्ज भी जो वो ना तो उसके सामने कभी किसी ने कहा, ना ही तो उसे कहने को कहा गया था। एमन, मुझे पता है जिंदगी की तलखियों का, मुझे पता है जिंदगी के दुखों की दास्तान का, मुझे पता है लोगों की मतलब परस्ती का, मुझे पता है उन लोगों की बेकदरी और लाताल्लुकी जिन पर सब कुर्बान कर दिया जाता है, और फिर किस तरह सब रिश्ते और एहसासात खत्म हो जाते हैं, किस तरह हसरतों का खून होता है, आंखों के सामने ख्वाब टूटते हैं और जुबानें खामोश हो जाती हैं। लोग कहते हैं यहीं से तो जिंदगी की इब्तदा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है
کہ वहीं पर जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। मेरी आंखों में जरा गौर से देख और बता, इनसे बढ़कर है किसी दहशत में वीरानी क्या? मेरी मट्टी में अलग शय है, कोई कूजा गर, वक्त तजसीम मेरी खाक नहीं छानी क्या? एमन के दोनों हाथ अपने हाथों में लेता शावेज आंखों में वीरानी लिए हुए था। उसकी ये वीरानी एमन पिछले 17 साल से देख रही थी। लाख कामयाबी उसका मुकद्दर बनी। एमन ने भी बहुत कोशिश की उसे खुश रखने की, पर एक खला जो कभी नहीं भर सकता था। शावेज में एक कमी जो कोई भी पूरी नहीं कर सका था, एक बाप की, एक दोस्त की कमी उसे हमेशा खुलती आई थी। मैं थक गया हूँ इस जिंदगी से, इन लोगों से, इन बेजार रिश्तों से, जिन्होंने मुझे वहां आजमाया जहां मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरा मान, भरोसा और उम्मीद को यूं तोड़ा जैसे मैं कोई बेजान शय था। पता है, वो सब जो गुजर गया वो अब भी कितनी तकलीफ देता है। यूं लगता है जिंदगी को मौत आ गई हो, मगर फिर भी सांसें चल रही हैं। एमन की पेशानी से पेशानी टिकाता शावेज रो रहा था कि उसकी आंखों से गिरते आंसू एमन का चेहरा भी भिगो गए थे, जिस पर वो जब्त खोती अपने मेहरबान शौहर का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरती खुद भी रोई थी, जो आज पहली बार इसके सामने टूटा था। शावेज, प्लीज नहीं रोएं। शावेज के आंसू साफ करती एमन उसे चुप करवाने की कोशिश की थी, पर शावेज ने तो शायद आज चुप ना होने की कसम खाई थी। मैं ये समझता था कि उन्हें छोड़ दूंगा तो शायद ये वक्त रुक जाएगा, मैं एक कदम भी चल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो नहीं थे, वक्त चलता रहा, मैं भी चलता रहा, पर एक सिसक जो मेरे अंदर ही रह गई है, एक खामोशी है जो मुझ में छा गई है, लेकिन एक बोझ है जो हट नहीं रहा मेरे सीने से। मैं बेचैन हूँ, मुझे सुकून नहीं। शायद मैंने अपने बाप का दिल दुखाया, ये इसकी सजा है एमन, लेकिन ये अच्छा भी है और बुरा भी। पहले मैं डरता था कि मैंने खो दिया सब कुछ, पर मैंने तुम्हें पाया, फिर अपने बेटे को। आज तुम्हें और अरहम को खो ना दूं, ये डर लग रहा है मुझे। मेरी की गलतियां कहीं हमारे रिश्ते को नुकसान न पहुंचा दें। मैंने अपने बाप और भाई को छोड़कर तो जैसे कैसे रह लिया है, पर अब मैं तुम्हारे और अरहम के बगैर तो शायद मर ही जाऊंगा। एमन के दोनों हाथ चूमते हुए शावेज ने अपना डर खुलकर उस पर अया किया था। वो डर जो उसे काफी वक्त से था, पर अब तो जैसे उसे ये डर पूरा होने की दलील मिल गई थी, जिसकी वजह से वो आज एमन पर पिछले 17 साल से अपने दिलो दिमाग में चलती हुई जंग और अपने कहे लफ्जों पर हुई पशेमानी वो आज अपनी हमसफर को बता रहा था। शावेज, आप एक बार फूफा से मिल लें, शायद आपको अच्छा लगे। शावेज की तकलीफ बर्दाश्त न कर पाती एमन ने उसे वहाब साहब से मिलने का कहा था, जो वो उसे कई बार कह चुकी थी, पर शावेज हर बार उसे किसी न किसी बात में उलझाता टाल देता था। मैं मिलना चाहता हूँ, पर मुझे अपने कहे अल्फाज उनसे मिलने हता के बात करने का हौसला नहीं करने देते। एमन की बात पर वो अपना आंसुओं से तर चेहरा साफ करता शर्मिंदगी से गोया हुआ था। और वैसे भी वो नहीं मिलेंगे, एक बार कोशिश करके तो देखें, शायद वो आपका बढ़ाया हुआ हाथ थाम ले। आसमान की तरफ नजर उठाते शावेज ने दिल में आया शक बताया था, जिस पर एमन ने उसे एक बार कोशिश करने पर इसरार किया था, जिस पर शावेज ने अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखते फकत गर्दन हिलाई थी। चलो अंदर चलो, मौसम काफी ठंडा है, बीमार हो जाओगी। एक लंबा सांस भरता शावेज एमन के कंधे पर हाथ रखता उसे अपने करीब करता गोया हुआ था, जिस पर वो नम आंखों से मुस्कुराई थी। झीले क्या है उसकी आंखें, उम्दा क्या है उसका चेहरा, खुशबू क्या है उसकी सांसें, खुशियां क्या है उसका होना, तो गम क्या है उससे जुदाई, सावन क्या है उसका रोना, सर्दी क्या है उसकी उदासी, गर्मी क्या है उसका गुस्सा, बहारें क्या है उसका हंसना, मीठा क्या है उसकी बातें, कड़वा क्या है मेरी बातें, पढ़ना क्या है मेरी गजलें, सुनना क्या है उसका पढ़ना, लब की ख्वाहिश उसका माथा, जख्म की ख्वाहिश उसका छूना। दुनिया क्या है एक जंगल है, तुम क्या हो पेड़ समझ लो, सोचा क्या है उससे मोहब्बत, करते क्या हो उससे मोहब्बत, मतलब पेशा उससे मोहब्बत, इसके अलावा उससे मोहब्बत। सोहराब साहब उसे हॉस्टल लेकर आए तो ये कहकर थे कि वो उसे छोड़ने आए हैं, पर वो उसे बाहर वेटिंग रूम में बिठाकर खुद हॉस्टल इंचार्ज से मिलने के लिए गए थे। जब सोहराब साहब का इंतजार करती उफक का मोबाइल विप हुआ था,
موبائل اسکرین پر وجدان کے نام سے آیا میسج دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ غزل کا ہر ایک لفظ اس کے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا جسے وہ پڑھ رہی تھی۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی جو آتی لڑکیاں غور سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ کوئی رپلائی کرتی کہ وجدان کی کال آنے لگی تھی، جس پر اپنے ارد گرد دیکھتی افق نے جلدی سے کال ریسیو کی تھی۔ زہے نصیب، آج تو دوسری بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی مجھنا چیز کی۔ لہجے میں شوخی سموئے وہ خالی پیپر پر پین چلاتا ہوا گویا ہوا تھا۔ ویسے کیسی لگی غزل؟ یا پھر یہ کہہ لوں میرے دل کا حال کیسا لگا؟ پیپر پر گول رنگ بناتے ہوئے وجدان نے محبت پاش لہجے میں پوچھا تھا۔ جی، بس جی، اور کچھ نہیں کہو گی؟ وجدان کے لہجے سے شرماتی ہوئی افق نے آہستہ سے کہا تھا، جس پر وہ پین ٹیبل پر رکھتا ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگاتا نہایت نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا، جس پر افق خاموش ہوئی تھی۔ کیا ہوا، کوئی ہے پاس کیا؟ افق کی خاموشی سمجھتے وجدان نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا تھا، کہاں ہو تم؟ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ افق کے کوئی جواب نہ دینے پر وجدان نے آہستگی سے پوچھا تھا۔ جانتا تو وہ پہلے سے ہی تھا کہ افق اس وقت کہاں اور کس کے ساتھ موجود تھی۔ افق کی پل پل کی خبر رکھتے وجدان کو جب یہ پتا چلا کہ سہراب چوہان افق کو ہاسٹل چھوڑنے جا رہے ہیں، جب ہی وہ اپنے کیبنٹ میں آتا افق کا نمبر ڈائل کر گیا تھا۔ میں ہاسٹل آئی ہوں، کسی کو بھی آس پاس نہ دیکھ افق نے مختصر کہا تھا، جس پر وجدان نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی تھی۔ اور تم مجھے اداس لگ رہی ہو، کیوں؟ افق کے لہجے میں افسردگی محسوس کرتے وجدان نے فکر سے پوچھا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ وجدان کے پوچھنے پر افق نے اداسی سے اسے بتایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہم نہیں مل سکتے؟ جی۔ افق کی بات سن کر وہ واپس اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا، جس پر افق نے حیرانگی سے کہا تھا، اور وجدان مسکرایا تھا، پر میں ملنا چاہتا ہوں تم سے۔ وجدان لہجے میں محبت سموئے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وجدان کی بات پر افق کو وہ پچھلی ملاقات یاد آئی تھی جب وہ اپنے کہنے کے مطابق گھر آ گیا تھا۔ آپ ہاسٹل آئیں گے؟ وجدان کی باتوں پر وہ ناسمجھی سے کہتی ہوئی بولی تھی۔ آ جاؤں؟ نہیں نہیں، افق کی معصومیت پر وہ شریر سا مسکراتا ہوا بولا تھا، جس سے افق نے نفی سے گردن ہلاتے ہوئے اسے روکا تھا۔ افق، ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ 10 منٹ سے ہوتی مسلسل گفتگو سے وجدان نے افق سے مدعے کی بات پر آنے کی اجازت مانگی تھی، جس پر وہ اسے اجازت دیتی اپنے ہاتھوں کی الجھی ہوئی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ پیپر پر ہارڈ شیپ سلاخیں بناتا ہوا گھمبیر لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر افق کو چپ لگی تھی۔ بتاؤ افق، میں انتظار کر رہا ہوں۔ افق کی خاموشی وجدان کے جسم میں ہلچل مچا رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا تم بہت بریو ہو اپنے دل کی بات کہنے میں، ذرا دیر نہیں لگاؤ گی؟ افق کے جواب نہ دینے پر اور چپ ساتھ لینے پر وجدان نے اسے اکسایا تھا۔ ہاں، بریو تو ہوں میں، وجدان کی بات پر افق نے مضبوط لہجے میں کہا تھا، جبکہ وجدان افق کا خود کو بریو کہنے کا سن کر ہی تمسخرانہ مسکرایا تھا۔ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے تیرے سوا، میں آج کل تیری الفت کے اعتکاف میں ہوں۔ بتاؤ، کیا تم بھی وہی محسوس کرتی ہو جو میں کرتا ہوں تمہارے لیے؟ جذبات سے بھوچل لہجے میں کہتا افق کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا تھا۔ ہاں، کیا؟ ہاں، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وجدان، شرم سے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہتی افق وجدان کو زندگی بخش گئی تھی، جو افق کے انکار کے ڈر سے دل ہی دل خود کو سمجھا رہا تھا۔ پر اب افق کے ہاں کہنے پر وہ خوشی سے پین پھینکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھتا زندگی سے بھرپور